द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, 25 अप्रैल 1872। हर एक्ट में एक प्रीएम्बल होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल, whereas it is expedient to define करने के लिए and amend certain parts of the law relating to contracts। कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जो नियम थे उनको अमेंड करने के लिए it is hereby enacted as follow, यह नीचे अनुसार से एनेक्ट किया गया, एक्ट बनाया गया। फर्स्ट चैप्टर, प्रिलिमिनरी चैप्टर, फर्स्ट शॉर्ट आइटम। Section 1, this act may be called the Indian Contract Act 1872। यह अधिनियम कहलाएगा भारतीय संविदा अधिनियम 1872। इसका क्षेत्र कहां होगा? एक्सटेंट, commencement, it extend to whole of India except state of Jammu and Kashmir, and it shall come into force on the first day of September 1872। कब इम्प्लीमेंट हुआ ये? 1 सितंबर 1872 को बना। 25 अप्रैल में था। 25 अप्रैल को ही बना और इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसको लागू किया गया 1 सितंबर 1872 से। इंपॉर्टेंट है, नथिंग हियर इन कंटेन शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी स्टेट्यूट, या किसी भी स्टेट्यूट के प्रोविजन को इफेक्ट नहीं करेगा। एक्ट और रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील, नॉर एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड के कस्टम और ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं पहले से, नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो इस प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट है इनके विरुद्ध जा रहे हैं तब उन पर प्रभाव पड़ेगा। सेकंड डेफिनेशन क्लास, और इसको इंटरप्रिटेशन क्लास भी कहते हैं। यह इसमें जो शब्द दिए गए हैं उसकी उसी रूप में व्याख्या उस एक्ट में मानी जाती है, इसीलिए वहां पर वर्ड उपयोग किया इंटरप्रिटेशन, कि हम उसको किस संदर्भ में इंटरप्रेट करेंगे। सेक्शन 2, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन दिए हैं, आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस, उसी सेंस में जो वहां डिफाइन किया गया है, जिसमें एक्सप्रेस किए गए उसी में इसका एक्ट में उपयोग किया गया है। अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन appears from the context। अब 2A में क्या डिफाइन किया गया है? प्रपोजल, when one person signifies to another his willingness, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा के बारे में बतलाता है, willingness के बारे में, to do or to abstain from doing anything, कुछ करने के लिए और उसको रोकने के लिए, abstain करना यानी रोकना, with a view to obtaining the assent of that another, उसका उद्देश्य क्या होता है? कि उसकी सहमति प्राप्त करना। to such act or abstinence he is said to make a proposal। हम उसको क्या कहेंगे? कि वो प्रपोजल बना रहा है। किसके लिए कह रहा है? कि तुम कुछ कार्य को करो या ना करो, केवल इतना आदेशात्मक नहीं कह रहा, वो उसकी एसेंट मांग रहा है, उसकी इच्छा जानना चाह रहा है कि जो मैंने कहा है उस पर उसकी इच्छा क्या है। सेक्शन 2A में क्या डिफाइन किया गया? प्रपोजल। प्रपोजल क्या है? आदेशात्मक नहीं है, दूसरे का एक्सेप्टेंस उसमें छिपा हुआ है, कि वो स्पष्ट कह रहा है कि एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, बताएगा या नहीं बताएगा। ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट 2B,
2B में डिफाइन किया गया है। यहां पर प्रपोजल हो गया प्रॉमिस। When the person to whom the proposal is made, जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया, बतलाया गया, signifies his assent thereto। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, जिसको प्रपोजल दिया गया वो क्या कर रहा है, सिग्निफाइज हिज असेंट, वो अपनी असेंट को सिग्निफाइज करता है, बतलाता है कि हाँ मैं इससे सहमत हूं, मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा। Thereto the proposal is said to be accepted। तो हम क्या कहेंगे, यह प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, अब यहां पर शब्द उपयोग हुआ है व्हेन। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, बिकम्स ए प्रॉमिस। क्या बना, प्रॉमिस। प्रॉमिस कब बनेगा प्रॉमिस, जब एक व्यक्ति का प्रपोजल दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा, तब ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। तो यहाँ पर कितनी चीजों की आवश्यकता है, दो चीजों की। एक व्यक्ति का प्रपोजल और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना, तब ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस। हमने 2A में क्या पढ़ा है, प्रपोजल। प्रपोजल क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, इट इज कॉल्ड ए प्रॉमिस। ठीक है। और सेकंड, जब उस प्रॉमिस को दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस। हमने वहां प्रपोजल इसलिए ना कह के प्रॉमिस कहा था, जिससे आपके समझ में आ जाए कि प्रॉमिस नहीं, पहला व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है, दूसरा प्रॉमिस देगा। तो हमारी गलती को उस समय पकड़ना है बारीकी के साथ। पहला व्यक्ति क्या देगा, प्रॉमिस के प्रपोजल, प्रपोजल। सेकंड व्यक्ति क्या करेगा, उस प्रपोजल पर एक्सेप्ट करेगा। इसको अब हम क्या कहेंगे, जब ये पूरा कम्युनिकेशन इतना हो गया, तब ये क्या कहलाएगा, प्रॉमिस। तब ये किस फॉर्मेट में आ गया, प्रॉमिस में। अब सेक्शन 2C ऑफर, प्रॉमिसी क्या डिफाइन किया गया है, प्रॉमिसी। पहले प्रॉमिस दिया किसी ने, ठीक है। अब वो प्रॉमिसी कैसे, अब डेफिनेशन देखो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। सेक्शन C में दो चीजें डिफाइन कर दी, प्रपोजल देता है वो प्रॉमिसी कहलाता है, और प्रॉमिसर एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी। अब फिर से एक बार सही तरीके से समझो, अभी हमने बीच में थोड़ा सा गलत कर दिया था, आपके दिमाग को चेक करने के लिए। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है उसको हम कहेंगे प्रॉमिसर, और जो व्यक्ति उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो क्या बन गया उसका, प्रॉमिसी। व्यक्ति को आइडेंटिफाइड हमने कर दिया सेक्शन 2C में। जो दोनों व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आए, संविदा उन्होंने बीच में कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को हमने डिफाइन कर दिया। जो प्रपोजल दे रहा है एक व्यक्ति और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रपोजल देने वाला प्रॉमिसर और प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला प्रॉमिसी। अब हमने कहां तक पहुंच गए, 2C अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं 2D पर। अब यहां पर है तीसरे में, चौथे में 2D में, कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। क्या है, क्या कंसीडरेशन होगा, तो कंसीडरेशन ऑफ द प्रॉमिस व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। जब डिजायर, किसकी डिजायर, प्रॉमिसर की डिजायर, जो प्रॉमिस करना चाहता करता है, प्रपोज करता है वो व्यक्ति। द प्रॉमिसी, जिसको एक्सेप्ट करना है, और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यहां पर डन है वो क्लोन हैज क्लोन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डूइंग करने से रोकना उसको, और डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और promises to do or to abstain from doing something such act or abstentions
एब्स्टिनेंस और ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। हम इसको क्या कहेंगे? कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस कहेंगे। जो उसके कंसिडरेशन में है, ठीक। 2E जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, F ये दोनों के दोनों 2E में डिफाइन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। या तो एक प्रॉमिस हो या एक से ज्यादा है तो सेट ऑफ प्रोमिसेस की बात आ गई। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जो ऊपर हमने 2D में कंसिडरेशन, उस कंसिडरेशन के संबंध में फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, इज एन एग्रीमेंट। इसको क्या कहेंगे हम? एग्रीमेंट कहेंगे। उसका प्रतिफल कंसिडरेशन, तो उसके कंसिडरेशन में आपको क्या प्रतिफल मिल रहा है। एग्रीमेंट कब बनेगा? जब वो एक प्रॉमिस हो या एक से अधिक प्रॉमिसेस हैं। किसके लिए? फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक उसके कंसिडरेशन के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? गिव एंड टेक की पॉलिसी पर डिपेंड है। यह है व्यापार वाली बात, संविदा वाली बात। हम किसी को कुछ देंगे तो हमें भी रिटर्न में हमें कुछ देगा। वो व्यवसाय है, व्यापार है, केवल देना ही देना नहीं है या लेना ही लेना नहीं है। यहां पर व्यवसाय है। व्यवसायिक दृष्टिकोण के कारण तब एग्रीमेंट बनेगा जब वहां पर एक प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो। किसके लिए? फॉर में कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। कंसिडरेशन क्या है? एक ही के नहीं, दोनों, एक दोनों के लिए। मुझे 5 किलो गेहूं खरीदना है 20 रुपए का। अब ये दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, एक के लिए 5 किलो गेहूं हो गया, उसको लेना है, और गेहूं बेचने वाले को 20 रुपए चाहिए, जिसके बाद 20 रुपए उसको 5 किलो गेहूं चाहिए। तो ये जो कंसिडरेशन है दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, ये बन गया रेसिप्रोकल। बाद में आएगा, अभी 2G में आया, उसमें आएगा रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉमिस, उसके बाद वाला है। इज एन एग्रीमेंट। अब इसको क्या कहेंगे? एग्रीमेंट बन गया। ये हमारे दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस एक दूसरे के लिए रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ एक दूसरे का, ठीक है। कंसिडरेशन और कंसिडरेशन का पार्ट ऑफ फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। 5 किलो गेहूं और 20 रुपया। अब 20 रुपया एक के लिए है और 5 किलो गेहूं दूसरे के लिए है। क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब जी, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज टू बी एफ। रेसिप्रोकल एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए प्रतिफल। रेसिप्रोकल एक दूसरे का, रेसिप्रोकल एक दूसरे की बात का। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। 2G में ऐसे एग्रीमेंट जिनको हम कानून के द्वारा लागू नहीं करा सकते वो वॉइड कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि कानून क्या कह रहा है कि ये एग्रीमेंट हम आपसे एग्रीमेंट करें कि आप चोरी करके 5000 रुपया ला करके दोगे, तो ये एग्रीमेंट कानून लागू नहीं करे, क्योंकि ये कानून के नियम के विरुद्ध है। तो नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य, कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो है आपको पूरे में याद रखना है 2H। कौन सी? 2H। ये कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा नहीं देखी। कॉन्ट्रैक्ट के आसपास जो शब्द चल रहे थे हमने उनको परिभाषित किया। किसमें? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संदर्भ में। 2H सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया हमारा? 2H। एन एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट? वॉइड हमने पहले पढ़ लिया। काय में? 2G।
जी, जो विधि के विरुद्ध है उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। बस एच उसका उल्टा, जो विधि के साथ है, विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इन्फोर्सेबल है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी छोटी सी परिभाषा है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एक एग्रीमेंट है साहब। कौन सा एग्रीमेंट है? जिसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं लॉ के द्वारा, मतलब वो वैलिड है। वैलिड एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसको सामान्य बात में ये भी बोल सकते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई एग्रीमेंट वॉइड है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। आई सेक्शन 2 में प्रपोजल था। अभी एक बार रिवाइज करेंगे अपन फिर से। अपन बिल्कुल रट के चलेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग में पूरा बैठा देंगे। आई एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं, किसके द्वारा? कानून के द्वारा। एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी, एक के ऑप्शन पर या एक से अधिक पार्टियों के ऑप्शन पर। देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, परंतु किसी तीसरे व्यक्ति के ऑप्शन पर नहीं। जो संविदा में पार्टी है केवल उन्हीं के ऑप्शन पर, किसी तीसरा व्यक्ति जो संविदा का पार्टी नहीं है उसके उस पर नहीं। संविदा का पार्टी वाले जिनका जो संविदा से मतलब ही नहीं है उनका संविदा में, इसीलिए उसने कहा द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। अदर अदर जिसका बाहर का व्यक्ति है, उस संविदा से उसका कोई अदर यानी बाहर। इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उन एग्रीमेंट्स को हम क्या कहेंगे? वॉइडेबल। जे, ठीक है, क्या हो गया? ये शून्यकरणीय करार कहलाएंगे। ए से बी के लिए करार हमने किया कि भाई तुम सी की मैरिज करा देना, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। अब वो सी पे डिपेंड है कि वो शादी करे या ना करे। आई वाला है, आप अभी आई वाला समझा रहे हो ना? ये अभी आई वाला, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें आएंगे, अभी पता चलेगा। अपन वॉइडेबल जब कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें सारे मिल जाएंगे आपको, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल है। वॉइडेबल ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कानून के द्वारा उसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू इन्फोर्सेबल, कब? जब कानून उन पर प्रतिबंध लगा दे, ठीक है। जैसे तंबाकू के गुटखे जो हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया या बंद कर दिया कि यह फैक्ट्री में आप तंबाकू के गुटखे नहीं बनाए, मतलब मार्केट में नहीं बनेंगे। अब आपने किसी से कहा था कि साहब हमको 2 ट्रक तंबाकू के गुटखों की सप्लाई करना, अब कानून ने आज की डेट में उसको प्रतिबंधित कर दिया, वो व्यक्ति बना ही नहीं सकता। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पर आज के संदर्भ में, क्योंकि सीजन आज की डेट में हुई है, उसको बंद आज की डेट में किया गया कोर्ट के द्वारा। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल है, स्टे थोड़ी देर के लिए होता है, जितने समय तक के लिए स्टे है तब तक के लिए बैन, उतने समय तक प्रतिबंधित, हमेशा के लिए प्रतिबंधित बात अलग है, ठीक है। स्टे यानी रोक लगा देना। हमने कितनी परिभाषाएं पढ़ी? जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी 10 परिभाषाएं, 10 हमने इसके अंदर देखी। अब हम इन 10 को फिर से एक बार फिर से देखते हैं। हम 2A में क्या बतला रहा है? प्रपोजल। जब एक व्यक्ति, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstains he is said to make a proposal। उसने क्या किया है? प्रपोजल। ठीक, क्या किया? उसने प्रपोजल दिया कि तुम ये कार्य करो या ये कार्य ना करो। किस चीज के लिए कार्य करना नहीं करना?
एक व्यापार के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, संविदा अधिनियम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। सेकेंड बी यहां पर प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया गया, सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, वो उसको अपनी एसेंट को सिग्निफाइज कर देता है, अपना एसेंट दे देता है, अपनी स्वीकृति दे देता है। द प्रपोजल इज सेट टू एक्सेप्टेड, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। एक प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। इट बिकम्स ए प्रॉमिस टू बी। 2C, 2C में दो चीजें डिफाइन की गई हैं, प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी, प्रॉमिसी एंड प्रॉमिसर। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, जो प्रपोजल दे रहा है वो प्रॉमिसर है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, और हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसी कहते हैं, जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। डी में क्या है? कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब उस प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन क्या है? आपका प्रॉमिस क्या था, कंसिडरेशन क्या था? तो उस प्रॉमिस के लिए आपका कंसिडरेशन क्या था? किस कंसिडरेशन के लिए आपने प्रॉमिस किया था? यहाँ पर एक्ट भी होता है। When at the desire of the promiser, जब प्रॉमिसर की डिजायर पर promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing, उसको कार्य करने देना और कार्य करने से रोकने के लिए, abstain यानी रोकना, something such act or abstain or promise इस कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। वो उस प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है जो आपने प्रॉमिस किया है कार्य के करने और कार्य से रोकने के संबंध में। डी के बाद आ गया 2E। 2E कह रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो, एक से जब ज्यादा प्रॉमिस होंगे तो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ प्रॉमिसेस, फॉर्मिंग काय के लिए? कंसिडरेशन के लिए, विदाउट कंसिडरेशन नहीं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन में, इज एन एग्रीमेंट। इसको क्या कहेंगे हम? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? प्रॉमिस होना चाहिए या सेट ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए, काय के लिए? कंसिडरेशन के लिए, फॉर ईच अदर, एक साइड का कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर is an agreement. F, 2F, promises which form the consideration or part of the consideration for each other, जो consideration है एक दूसरे के लिए, part, are called reciprocal promises। हम उसको क्या कहेंगे? एक दूसरे के लिए reciprocal promises है, आगे मिलेंगे उसके उदाहरण और सारी चीजें। वो क्या कहलाएंगे? reciprocal promises। क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ये हमारा हो गया 2F। अब हम आ गए 2G। 2G नेगेटिव भाषा में बात कर रहा है, नकारात्मक जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट कौन से? जिनको हम कानून के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते, लागू नहीं करा सकते। इज सेड टू बी void contract। void का अर्थ क्या हो गया? शून्य। अब H, अब यहाँ हमने नेगेटिव परिभाषा देखी थी। कॉन्ट्रैक्ट 2H में है सकारात्मक, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2H में डिफाइन की है कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा। क्या कह रहा है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं? इनफोर्स कर सकते हैं, लागू करा सकते हैं, काय के लिए? कानून के द्वारा, इनफोर्सेबल बाय लॉ। यदि दो लोगों ने उस बात को मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं मानेंगे तब दिक्कत आती है। तो वही दिक्कत के लिए कह रहा है इनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसी चीज जो उसको हम कानून से लागू करवा सकें, इस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद दो बची हैं
2i बतलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हम वॉइडेबल कह सकते हैं। साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड नहीं है, वॉइडेबल है। कौन सा? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय द एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। एक के ऑप्शन पर तो इसको लागू किया या कराया जा सकता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, परंतु दूसरा या दूसरे के ऑप्शन पर हम इसको लागू नहीं करा सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? वॉइडेबल है। हम कानून के द्वारा इनको क्या घोषित कराएंगे कि साहब इसको हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते इन कारणों से, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो आप? वॉइडेबल डिक्लेयर कर दो। ठीक है। लास्ट 2J, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसने लॉ के द्वारा सीज कर दिया, बंद कर दिया उसको कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एप्लीकेबल ही नहीं कर सकते, बिकम्स वाइड। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। वाइडेबल नहीं, वाइड हो गया, शून्य हो गया वो तो। When it ceases to be enforceable, जब उसकी enforceability सीज हो गई हो। आ गए आपको समझ में? सेक्शन 2 इज कंप्लीटेड। अब अपन सेक्शन 3 से आगे बढ़ेंगे।